नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुमार अरविंद मैग्रा हिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारी बात हुई थी कि आने वाले टाइम पे हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए बदलते सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें बात करना था। और इस वीडियो में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ उसके पीछे दूसरे कारण थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर के हमको जो चर्चा करनी है वो आज के ये वीडियो पे पहली चर्चा है हमारी, वो है कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। और सिलेबस में बड़ी मात्रा में बदलाव हुआ है और दोनों ही अहम चरण जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हैं दोनों में ही तब्दीली हुई है। प्रीलिम्स में काफ़ी कुछ और मुख्य परीक्षा पे भी हर एक पेपर में कुछ ना कुछ इससे ऐसे जोड़े गए हैं, कुछ ना कुछ इससे ऐसे हटाए गए हैं कि जो लोग परंपरागत तरीके से तैयारी कर रहे थे बीते 3-4 सालों में, उनको इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। सबसे पहले आज के वीडियो में हम केवल प्रीलिम्स को फोकस करके हम इस पर अपनी पूरी बात रख रहे हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में जैसे सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो सेकंड पेपर को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का ही था, जितने भी उसमें न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक थे उतने ही रखे गए हैं। और जैसे कि सभी लोगों को पता है कि वो परीक्षा का वो जो पेपर है वो फॉरेस्ट के लिए तो खैर बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि वो मेरिट में उसके अंक जुड़े जाते हैं, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए कम से कम उस पेपर में केवल आपको क्वालिफाई करना ही ज़रूरी होता है। पूरा दारोमदार जो सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के है वो GS1 को लेकर के है। 200 नंबर की जो परीक्षा है जिसमें 100 प्रश्न रखे रहते हैं और इन 100 प्रश्नों का जो विभाजन हुआ है वो विभाजन इस बार थोड़ा सा बदल गया है। टोटल 10 हिस्सों में पूरे पाठ्यक्रम को बांटा गया है और ये पहले भी था। 10 हिस्सों में ही पाठ्यक्रम को पहले भी बांटा गया था, लेकिन इसके भीतर जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले जो हिस्सा सबसे पहले हम चर्चा में शामिल किया करते थे वो हुआ करते थे विशेष अधिनियम के नाम से, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 और इसके अलावा 1989 का SC/ST एक्ट और 1955 का सिविल एक्ट, ये तीनों अधिनियम जो थे वो मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे निर्णायक हुआ करते थे। यहाँ से आने वाले प्रश्नों की संख्या अमूमन 18 से 20 हुआ करती थी और ये एक ऐसा हिस्सा था कि जब कोई विद्यार्थी पहली दफ़ा इनको पढ़ता था तो थोड़ी मुश्किल होती थी। यही कारण था कि मध्य प्रदेश की परीक्षा में दूसरे राज्यों के लोग यदि कम आते थे तो उसका एक बड़ा कारण ये अधिनियम थे और इन अधिनियमों को समय के साथ सीखने की बात रहती थी और जल्दबाजी में 1-1.5 महीने 2 महीने में इन अधिनियमों को पूरा करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। सबसे बड़ी बात यही है कि ये हिस्सा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, मतलब अधिनियम कम से कम प्रारंभिक परीक्षा में तो नहीं पूछा जाना है, जिस तरीके का प्रस्ताव अभी 2020 का हमारे सामने है। प्रारंभिक परीक्षा में अब जाहिर सी बात है कि 18 से 20 अंक का जो ये वैक्यूम, जो ये रिक्तता पैदा होती है, ये भरी कहाँ जाएगी, इसका जवाब इसी वीडियो में है, आपके सिलेबस के सामने है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर केंद्रित हो गया है। 10 में से जो 10 अलग अलग सब्जेक्टों को इंडिकेट किया गया है, इसमें से 3 बल्कि मैं कह सकता हूं 4 हिस्से सीधे मध्य प्रदेश को समर्पित है। जैसे कि पहला हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है। इसके सब टॉपिक वही हैं जो पहले थे, लेकिन इसको अलग से इन्होंने इस बार डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि इस पे अलग से जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश के लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, साहित्यकार, उनकी कृतियां, धार्मिक पर्यटन स्थल। तो कहीं ना कहीं ये भी सिलेबस में पहले से ही सम्मिलित थे, लेकिन इस पे विशेष जोर दिया गया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य की विद्यार्थी को खास तरीके से, विशेष तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं 2019 का जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर था उसमें जो क्षेत्रीय इतिहास पूछा गया था वो कहीं ना कहीं इसी सिलेबस से प्रेरित था और यही वजह थी कि कई क्षेत्रीय राज्यों को लेकर के, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय इतिहास को लेकर के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले हैं, जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल में कुछ खास नज़र पहली
नज़र में तो कुछ खास तब्दीली नज़र नहीं आती है, लेकिन जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश का कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योगों को अलग से इंडिकेट किया गया है और यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आए इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है कि मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको लेकर के भी अलग से सिलेबस को दर्शाया गया है और सिलेबस में राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अलग से बताया गया है। इसका मतलब यही है कि आपको मध्य प्रदेश से अगर 40 प्रश्न, 45 प्रश्न, 35 प्रश्न, मतलब 35 के तो ऊपर, मतलब 35 से 50 के आसपास का जो आंकड़ा है उसके बीच कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाना है। तो सिलेबस एक बार देखिएगा और आपको पूरी प्रारंभिक परीक्षा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए और प्रारंभिक परीक्षा में आपकी तैयारी होनी चाहिए एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की और एक हिस्सा हो जाना चाहिए आपका ट्रेडिशनल पोर्शन का। इसके अलावा जो एक बड़ी तब्दीली है वो ये है कि विज्ञान एवं पर्यावरण, मध्य प्रदेश की परीक्षा पे साइंस के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने की परंपरा रही है और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस बार से मध्य प्रदेश पीएससी में विज्ञान और पर्यावरण को लेकर के विशेष बात की गई है। जैसे कि इस पे इन्होंने जो अच्छी चीज़ें जोड़ी हैं वो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आप समझ लीजिए कि विज्ञान में हर तरीके का विज्ञान इसमें सम्मिलित हो गया। मौलिक सिद्धांत में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए इसको बताया नहीं जा सकता, इसको चंद लफ्ज़ों में, कुछ नोट्सों में समेटा नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप साइंस की तैयारी करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि तैयारी आपकी केवल और केवल तथ्य में आधारित ना हो। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी है एक विद्यार्थी के नाते, एक फैकल्टी होने के नाते, एक ऑथर होने के नाते जो मुझे, वो ये है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दरमियान जो बड़ा अंतर नज़र आता था वो अंतर अब जो है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि साइंस का जो हिस्सा यहाँ पे पूछा है तो देखिए वहाँ पे मुख्य परीक्षा में, अभी आप अगले वीडियो में सुन रहे होंगे कि विज्ञान का जो पेपर 3 है वो पूरी तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे केंद्रित हो गया है और 300 अंकों की परीक्षा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होना एक बड़ा चेंज है। इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में जो कुछ बातें और जोड़ी हैं, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी को अलग से इन्होंने दे दिया है सिलेबस में। मैं नाम पढ़ के आपको बता देता हूं कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच में हमेशा अंतर जो बताता हूं कि विज्ञान जो है वो एक स्थिर विषय है, प्रौद्योगिकी गतिशील विषय है, स्टैटिक और डायनेमिक की बात। तो इस पे आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से में आपको करंट अफेयर से हर एक टॉपिक को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक की और बात की, खेल का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता था मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में और लगभग 6 से लेकर के 9 तक, से 6, 7, 8, 9 इतने के आसपास प्रश्न पूछे जाते थे। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अब प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा घटेगी, क्योंकि इन्होंने स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट को अटैच कर दिया है करंट इवेंट वाली हिस्से पे। करंट को समझिएगा जरा कि करंट अफेयर, करंट इशू और करंट इवेंट 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। यूपीएससी की परीक्षा में सामान्य तौर पे करंट इशू को फोकस किया जाता है और जो हमारी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होती है इसमें करंट इवेंट को फोकस किया जाता है, घटना को फोकस किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब आप स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे तो स्पोर्ट्स में आप ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसको करंट से ज़रूर अपडेट कीजिए हर एक हिस्से को, क्योंकि इनको ये स्पोर्ट्स के हिस्से को इन्होंने करंट वाले हिस्से में ही शामिल करके दिया हुआ है, पृथक विषय के तौर पे इसको परिभाषित यहाँ पे नहीं किया गया है। एक और चेंज जो है वो हुआ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले खंड को लेकर के, और इसमें जो पहले जो चीज़ें थी वो थी कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में भी खास चीज़ें जो थी वो यही थी कि आप वायरस पढ़ लीजिए, एंटीवायरस पढ़ लीजिए, नए तरीके के जो सुपर कंप्यूटर है वो पढ़ लीजिए, सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग पढ़ लीजिए और आप कुछ एक चीज़ों के फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो अब केवल कंप्यूटर नहीं रह गया, अब ये एक्चुअल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया है, क्योंकि इस पे इन्होंने जितनी चीज़ें कंप्यूटर की थी वो तो अपने आप शामिल हैं ही, और इसके अलावा इन्होंने जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के चीज़ें शामिल कर लिया। अब इस दौर में जो कोरोना का संकट, जो पूरी दुनिया, पूरा देश जो जैसे त्राहिमाम है, हम लोग सब तकनीक में ही केंद्रित हो गए हैं,
तो हो सकता है कि जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला हिस्सा है, यहाँ से प्रश्नों की संख्या एकदम से जंप कर जाए और बहुत ज़्यादा आ जाए। हो सकता है कि 10, 12, 14, 15, 17, क्योंकि देखिए इनको खाली स्थान तो मिला है। अधिनियम SC ST और बाकी के जो दोनों अधिनियम हैं जिनकी मैंने चर्चा की अभी, उन अधिनियम का 20 क्वेश्चन की भरपाई तो की जानी है। वो भरपाई या तो भूगोल में होगी, और भूगोल में विश्व भूगोल में होती है कि भारत के भूगोल में होती है, ये कहना तो तर्कसंगत है नहीं, ये तो परीक्षा है। और ये विज्ञान में भी हो सकती है, और ये कंप्यूटर के अलावा जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा है वहाँ पे भी हो सकती है। प्रतियोगिता बहुत खतरनाक होने वाली है। हम इसका भी आशंका हमको लगती है कि हो सकता है आने वाले समय में पोस्टों की संख्या थोड़ा सा कम हो, और पोस्टों की संख्या कम होगी और जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पेपर का जो स्तर होगा वो टफ होगा, प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी। तो आप लोगों को एडवाइस तो यही है कि हर एक हिस्से को बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। एक हिस्सा इसमें देखिए, किसी भी सिलेबस की क्या स्ट्रैटेजी हो, हम इसमें चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि विषयों को पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बहुत पुरानी घटना है, 6-7 महीने पहले ये सिलेबस में बदलाव हो गया था, दिसंबर में बदलाव हो गया था। तो इसलिए अमूमन ज़्यादातर लोगों को तो इससे परिचय होगा ही। फिर इसके बाद हम जो नई चीज़ देखने को मिलती है हमको इस सिलेबस में, वो ये मिलता है कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं ये जुड़ गई हैं, और कुल मिलाकर के लगभग संख्या में 12 से 14 आयोग अलग से पूछे गए हैं। देखिए, संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं तो बहुत सरल शब्दों में बता दूं आपको कि संवैधानिक संस्थाएं का मतलब समझ लीजिए कि ऐसी संस्थाएं जो संविधान के गुणों से उत्पन्न हुई है, या सरल शब्दों में जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और जो संविधान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और नियमों के मुताबिक ही चलती हैं, क्रियान्वित होती हैं, उनको कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं क्योंकि इनकी उपज संविधान से हुई है, मूल संविधान से हुई है। सांविधिक संस्थाएं जो होती हैं वो या तो संसद, केंद्र के लेवल में संसद किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित करती है, या राज्य की विधानसभा राज्य की संस्थाओं को अधिनियम के द्वारा स्थापित करती हैं, और इनकी नीतियां, इनका क्रियान्वयन सब संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियमों के द्वारा ही संचालित होता है। तो इस पे जैसे बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और खाद्य संरक्षण आयोग, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सांविधिक संस्थाएं हैं जो कि संसद या विधानसभा के अधिनियम के द्वारा बनी हैं, स्थापित हुई हैं। तो इनको जोड़ा गया है पाठ्यक्रम पे। और इसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जो जिनकी संविधान में चर्चा है ही, भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य का निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, CAG नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सभी चीज़ें तो पाठ्यक्रम पे हैं ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नया हिस्सा है वो आपके लिए है, एक तो ये संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, ये आपको लिख लेना चाहिए कि इसकी विशेष तैयारी, इसकी सरसरी तौर पर तैयारी करने की परंपरा का त्याग इसी वक्त किया जाना चाहिए, और सभी आयोगों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन हो, और कम से कम जो आपकी एक आदर्श किताब है राजव्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत साहब की, उस किताब को आप या और किसी भी सोर्स से जो आपको अच्छा लगे, कंप्लीट तैयारी की ज़रूरत है। आपको अलग से मध्य प्रदेश के हर खंड की तैयारी की जानी चाहिए। देखिए, मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, मैं एक फैकल्टी भी हूँ, और मैं एक ऑथर भी हूँ, और अभी तीनों स्तर में ही कार्य मैं कर रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपना अनुभव शेयर ये करता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश के इतिहास को सामान्य तौर पे विद्यार्थी अनदेखा करता रहा है। यकीन मानिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के हिस्से को अगर हम अनदेखा करते हैं तो हमको लग रहा है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को वॉक ओवर दे रहे हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि उन्होंने सिलेबस में अलग से उसको आइडेंटिफाई किया है। अगर उसको अलग से एड्रेस किया है तो इसका मतलब तो ये जान लीजिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल हिस्सा अछूता रह जाए। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की हमारी बात थी। लॉकडाउन की अवधि में है, विद्यार्थी बहुत तनाव में है, शिक्षक समुदाय तनाव में है, कोचिंग संस्थान के संचालक तनाव में है, पूरी दुनिया ही तनाव में है, और क्या करें, इसका हल भी किसी के पास नहीं है। आशावादी रहिए, माफ़ कीजिएगा। और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आए, अक्टूबर में आए, कई लोग तो जुलाई या जून में आने की बात करते हैं। तो आशावादी होना अलग बात है, निर्लज्ज आशावादी होना अलग बात है। तो हम
निर्लज्ज आशावादी नहीं है। मेरा ख्याल तो ऐसा नहीं है कि जून या जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि पहले आयोग का काम यही है कि प्रारंभिक परीक्षा का पहले रिजल्ट जारी करे और मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़े, और मुख्य परीक्षा आयोजित हो जाए तब नए परीक्षा का, नए सत्र का जो शेड्यूल है वो जारी हो। तो यही परंपरा हमेशा रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नहीं होगी। तो जो अक्टूबर के आसपास या नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए। परीक्षा शायद 2020 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित ना हो, 21 में हो। और मुझे 95 से 98% तक तो ऐसा ही लगता है कि जनवरी के आसपास ही परीक्षा होनी चाहिए। सब कुछ ठीक रहता है तो, जब सब कुछ ठीक रहेगा तो ये। और सभी विद्यार्थियों से एक ही गुजारिश कि अब कोचिंग संस्थान के भरोसे ना रहते हुए तैयारी शुरू करें। और सभी लोगों ने, जो सबसे आसान हिस्सा है वो यही है कि आप बिना टीचर के, बिना किसी गाइडेंस के कम से कम मध्य प्रदेश की तैयारी कर सकते हैं तो इसकी तैयारी करें। करेंट को लगातार पढ़ते रहें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले हिस्से को पढ़ते रहें और कुल मिलाकर के मोटिवेट रहें, नए नए आइडियाज़ अपनाएं। बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। और हम लोगों से जुड़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से किसी भी तरीके से जुड़ें और आपकी समस्या का जहां तक होगा हम उस स्तर तक उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम मुख्य परीक्षा को में क्या बदलाव हुआ इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार प्रत्येक विषय के लिए क्या हो आपकी अध्ययन की रणनीति, इसकी चर्चा करेंगे। मुझे सुनने के लिए ढेर सारा आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।